जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 38। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 रिलेट करता है मॉर्गेज एंड चार्जेस से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनके साथ भी लिंक क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी एक कंपनी जो पैसे इकट्ठा करना चाहती है, देखिए हर बिजनेस में पैसों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, तो जो फाइनेंस इकट्ठा करना चाहती है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसके 3 बड़े हैं। किसी भी कंपनी के लिए 3 बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब कि पैसा कहाँ से इकट्ठा कर सकती है कंपनी। पहला सोर्स है शेयर्स को इशू किया जाए। शेयर्स जिन लोगों को इशू किया जाता है वो शेयर होल्डर या मेंबर यानी कंपनी के मालिक होते हैं। दूसरी ऑप्शन है डिबेंचर्स इशू किए जाए। डिबेंचर्स भी शेयर की तरह पीसेज ऑफ पेपर होते हैं, लेकिन ये जिन लोगों को इशू किया जाता है उन्हें शेयर होल्डर नहीं बल्कि डिबेंचर होल्डर कहते हैं, और वो कंपनी के ओनर नहीं बल्कि लेंडर बनते हैं, यानी कंपनी को कर्ज अदा करते हैं और बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। डिबेंचर्स नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, लेकिन कभी कभार बैंक्स को भी इशू किए जा सकते हैं। नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, नॉर्मली जनरल पब्लिक को, और शेयर होल्डर्स भी नॉर्मली जनरल पब्लिक को ही इशू किए जाते हैं। कभी कभार बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल बैंक्स भी जनरल पब्लिक का हिस्सा है। तीसरी ऑप्शन होती है लोन। लोन में हम कुछ पार्टी से 1-to-1 बेसिस के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। इसके शेयर इशू करते हुए कोई एग्रीमेंट नहीं होता उन पार्टीज के साथ, इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं होता जिन पार्टी को शेयर इशू किया जाता है। डिबेंचर इशू करते हुए भी कोई इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं होता, जो डिबेंचर की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर ही लिखी होती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी से आप लोन लेते हैं तो ये इंडिविजुअल 1-to-1 बेसिस पे लोन लिया जाता है, यानी आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपके साथ डिस्कशन करेगा और जो भी आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट कैसे होगी, सिक्योरिटी के तौर पे क्या क्या चीज़ें रिक्वाई जाएंगी, ये 1-to-1 टेबल पे बैठ के चीज़ें एग्री होती हैं। और जब एग्री हो जाएं उसके बाद एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसको दोनों पार्टी साइन करती हैं, बैंक भी और कंपनी भी, दोनों की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये लोन एग्रीमेंट तय पाता है। इस लोन एग्रीमेंट की बेस पे फिर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज़ें हैं वो भी बैंक को हैंड ओवर की जाती हैं, और रीपेमेंट जो है यानी प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट वो भी उस एग्रीमेंट के तहत वापस किए जाते हैं। तो ये 3 बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है पैसा इकट्ठा करने के लिए, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन। इसमें शेयर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर्स थे, वो शेयर कैपिटल और फिर उसके बाद शेयर होल्डर के राइट्स वगैरह, वो हमारे शेयर्स के गिर्द घूमते थे। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा डिबेंचर और लोन के गिर्द घूमेंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोन की डिस्कशन करेंगे। शेयर की डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, अब लोन की डिस्कशन करेंगे, बोरोइंग की, यूं कह ले बोरोइंग की। तो बोरोइंग के 2 बड़े सोर्सेज हैं, डिबेंचर इशू करके बोरिंग की जा सकती है और बैंक्स से, नॉर्मली बैंक से लोन लिया जा सकता है। लोन बैंक के अलावा और लोगों से भी लिया जा सकता है, जैसे डायरेक्टर्स भी, समटाइम डायरेक्टर्स भी लोन दे दिया करते हैं। ठीक है जी, रिगार्डिंग समटाइम डायरेक्टर्स भी लोन दे दिया करते हैं। तो लोन बैंक से भी मिल सकता है, डायरेक्टर से भी, या कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि जब आप लोन लेते हैं किसी से भी या डिबेंचर इशू करते हैं, वो सोर्स ऑफ बोरोइंग हो या लोन ले वो सोर्स ऑफ बोरोइंग हो, जमानत के तौर पे कुछ चीज़ों को सिक्योरिटी के तौर पे ज़रूर लिखवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जमानत के अक्सर लोन, कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती। जैसे हम अपने कोई बहुत ही करीबी जानने वाले से लोन लें तो शायद वो हमसे कोई सिक्योरिटी डिमांड ना करें, अनसिक्योर्ड लोन दे दे। लेकिन ज्यादातर केसेस में, खास तौर पे बिजनेस के लिए जब आप लोगों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कंपनियां जाहिर है उसने छोटा मोटा लाखों का लोन थोड़ी लेना, करोड़ों का लोन लेना होगा, तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ चीजें लाजमी आपसे रिक्वायर करता है कि आप जमानत के तौर पे चीजें रिक्वायर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का और लिंक था इसका प्रीवियस चैप्टर्स के साथ। ये प्रीवियस चैप्टर शेयर से रिलेट करते हैं, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये चैप्टर्स हमारा डिबेंचर्स और लोन से रिलेट कर रहा है। अच्छा, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो शायद हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उनकी रिवीजन जरूरी है क्योंकि करंट चैप्टर के कंटेक्स्ट में उनकी डिस्कशन जरूरी है। पावर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स। पावर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर, क्या कंपनी की पावर है कि वो बोरोइंग कर सकती है? भाई यस, यस,
याद रखें, शेयर इशू करना चाहती है ना कंपनी, शेयर इशू, तो इसके लिए मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल क्लास होनी चाहिए, और शेयर कैपिटल क्लास में जितना शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड होगा कंपनी मैक्सिमम उतना शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर डिबेंचर्स इशू करने हैं या लोन लेना है तो याद रखें डिबेंचर या लोन की कोई क्लास मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नहीं होती। कोई भी कंपनी जितनी जरूरत पड़े, जितना फाइनेंस इकट्ठा करना चाहे डिबेंचर या लोन के जरिए से कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इसका स्पेसिफिक मेंशन होना कि कंपनी लोन ले सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, लाजमी नहीं है। बाय डिफॉल्ट हर कंपनी के पास पावर होती है कि वो डिबेंचर इशू कर सके, लोन ले सके। भाई पावर समझ आई? हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स आर्टिकल्स में एक लाइन लिख देते हैं कि मैक्सिमम जो अमाउंट बारो की जा सकती है वो इतनी है, मैक्सिमम अमाउंट इतनी बारो की जा सकती है। सम टाइम डायरेक्टर लिख दे। अगर डायरेक्टर इस तरह की चीज लिख दे तो फिर इसका मतलब है कंपनी उससे ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकती, उस अमाउंट तक ही बोरिंग कर सकती है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, तो हर कंपनी के पास बोरिंग पावर है, बोरो कर सकती है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऐसी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, याद आया कुछ? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हासिल कर लेते बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो ये हमने पावर्स और रिस्ट्रिक्शंस पढ़ ली जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम, चूंकि हमारी ज्यादा डिस्कशन बोरोइंग के ऊपर है, शेयर को तो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिबेंचर्स को डिस्कस करते हैं और लोन को डिस्कस करते हैं। लोन आपको पता है हम बैंक से भी ले सकते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह से भी ले सकते हैं, शेयर होल्डर से भी ले सकते हैं। ये लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर रखवाई होगी। उसी तरह डिबेंचर्स है, डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कहता है? डिबेंचर सिक्योरिटीज है। अच्छा, इसमें लफ्ज सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म है। मैंने आपको प्लूरल फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है और सिंगुलर फॉर्म में क्या मीनिंग है ये बताया हुआ। हाँ, सिक्योरिटीज जब प्लूरल फॉर्म में यूज होती है इसका मतलब है पीस ऑफ पेपर जो इशू किए जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, यानी शेयर और डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर का कंबाइंड नेम सिक्योरिटीज है। और सिंगुलर वर्ड सिक्योरिटी का मतलब जमानत के तौर पे चीजें रखना। इस चैप्टर में दोनों अल्फाज यूज होंगे, सिक्योरिटीज भी और लफ्ज सिक्योरिटी भी, आपने दोनों में फर्क रखना है। कहता है डिबेंचर्स क्या? डिबेंचर आज सिक्योरिटीज इशू की जाती है किस लिए? टू बारो मनी, टू रेज शेयर कैपिटल नहीं। ऐसी सिक्योरिटी जो कि शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए इशू की जाए वो शेयर्स कहलाते हैं। ये सिक्योरिटीज मनी बारो करने के लिए, उधार लेने के लिए इशू की जा रही हैं, ये डिबेंचर्स हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, एग्जाम में भी डिफरेंट नेम यूज कर सकता है, जैसे TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, इसे डिबेंचर स्टॉक भी कहा जाता है। स्टॉक मीन्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये अमेरिकन में टर्मिनोलॉजी में स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक का मतलब सिक्योरिटीज। डिबेंचर सिक्योरिटीज आर अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट वेदर सिक्योर्ड और नॉट। सिक्योर्ड और नॉट का मतलब क्या है? कि चाहे इन रिटर्न सिक्योरिटी दी है या नहीं दी, तो ये डिबेंचर कहलानी ऐसी। इसका मतलब ये हुआ डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, और लोन भी सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली डिबेंचर हो या लोन हो, नॉर्मली क्या होते हैं? सिक्योर्ड। ठीक है। अच्छा, अगर सिक्योरिटी है किसी लोन या डिबेंचर के अगेंस्ट में, तो कौन बंदा ज्यादा सेफ साइड पे है? लोन लेने वाला या लोन देने वाला? लोन देने वाला ज्यादा सेफ पोजीशन में है, क्योंकि अगर जिसने लोन हासिल किया वो पैसे वापस ना करे तो जिसने लोन दिया हुआ है वो उस सिक्योरिटी को बेच के पैसे रिकवर करवा सकता है। डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजुअली डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर पे, नॉर्मली फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर में ऐसे दूसरी ऑप्शन भी होती है। डिबेंचर एक होते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और एक होते हैं नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। डिबेंचर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जिनके बदले में इंटरेस्ट मिलता है फिक्स। और डिबेंचर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जिनके बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट हराम, सूद हराम है। अच्छा, डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता है? नहीं, डिविडेंड भी नहीं उसे कह सकते, उसे कहते हैं डिबेंचर नॉट, नहीं इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसे हम डिविडेंड नहीं कहेंगे, क्योंकि डिविडेंड तो शेयर्स में मिलता है और डिबेंचर शेयर्स नहीं है।
डिबेंचर शेयर्स नहीं है, शेयर्स शेयर है या प्रेफरेंस शेयर्स शेयर है। डिबेंचर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ये भी शेयर नहीं है, और डिबेंचर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन होगी। और फर्दर डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके साथ कोई वोटिंग राइट्स अटैच नहीं है, यानी जो डिबेंचर होल्डर है ये जनरल मीटिंग में वोट कास्ट नहीं कर सकते। अपनी कोई डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो तो उसमें कोई डिस्कशन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मीटिंग में इनका कोई रोल नहीं होगा। यूजुअली डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं और शेयर्स यूजुअली इरिडीमेबल होते हैं। डिबेंचर रिडीमेबल है और शेयर्स नॉर्मली इरिडीमेबल है। और डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक की डिस्कशन के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शेयर कैपिटल तो मेमोरेंडम में इंक्लूड होता है, जो डिबेंचर्स हैं या लोन है ये मेमोरेंडम में इंक्लूड करना लाजमी नहीं है। हर कंपनी की डिफॉल्ट पावर, बाय डिफॉल्ट पावर होती है कि वो लोन ले सकती है जरूरत के वक्त, जितनी अमाउंट चाहे उतना लोन ले सकते हैं डायरेक्टर्स जितनी, हाँ लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को खतरा हो तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक लिमिट लिख देते हैं आर्टिकल्स में कि डायरेक्टर मैक्सिमम इस अमाउंट तक लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर डायरेक्टर उससे ज्यादा अमाउंट से लोन लेते हैं उन्हें अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कहा जाता है, और उनके लिए जो एक्सेस अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट एक्सेस होगी उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल होते हैं, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंपनी के लिए कितने हैं, 3, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन। डिबेंचर्स और लोन में कॉमन चीज क्या है कि इनमें ये इंटरेस्ट बेस, नॉर्मली इंटरेस्ट बेस, और बदले में सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, सिक्योरिटी। ये जो चैप्टर अब इससे आगे चलेगा ना, सारा सिक्योरिटी के एंगल के ऊपर फोकस कर रहा होगा कि जब आपने बोरोइंग करनी है, लोन लेना है किसी बैंक से, तो बदले में सिक्योरिटी जो रखवाते हैं, आप कितनी तरह की सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो अभी तक हमने 2 कंसेप्ट स्टडी कर लिए हैं इस चैप्टर में से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2। एक कंसेप्ट क्या स्टडी किया, पावर टू बोरो मनी, हर कंपनी की पावर है मनी बोरो करना चाहे कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, कंपनी पे भी रिस्ट्रिक्शन है एक कि सर्टिफिकेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस के बगैर बोरोइंग नहीं कर सकती, और डायरेक्टर्स के भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर शेयर होल्डर्स ने अमाउंट मेंशन कर दिया तो वो उससे ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। और फिर हमने टाइप्स ऑफ बोरोइंग पढ़ी कि बोरोइंग कितनी टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। जो बोरोइंग है वो 2 बड़ी टाइप्स की हो सकती है, डिबेंचर्स और लोन। अच्छा फर्ज कीजिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जाम में ज्यादातर केस स्टडी चूंकि लोन की सेट होती हैं, इसलिए मैं भी लोन की एग्जांपल लेके आगे चल रहा हूं। फर्ज कीजिए कि हमारी कंपनी, जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसे लोन चाहिए। अब आपने जहन में लोन की एग्जांपल ही लेके आगे चलना। बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, आप बताइए क्या बैंक बगैर सिक्योरिटी के लोन दे देगा, कि सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीजें रखेगा? पक्की बात है। हमने बैंक से पूछा कि बताइए सिक्योरिटी के तौर पे आपको क्या चीजें चाहिए। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी 3 तरह की होती है। सिक्योरिटी कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। आपको जो मुनासिब लगे आप वो सिक्योरिटी के तौर पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। सिक्योरिटी कितनी तरह की होती है? अच्छा, सिक्योरिटीज कितनी तरह की होती हैं? वो 2 तरह की, शेयर और डिबेंचर। और सिक्योरिटी 3 तरह की। कौन कौन सी? एक प्लेज, दूसरा मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज कर ले, तीसरा चार्ज। क्योंकि चार्ज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, इसे मैंने एंड पे रखा है ताकि बाकी फिर सारी डिस्कशन इस पे कर लें। तो 3 टाइप्स क्या हैं सिक्योरिटीज की, सॉरी सिक्योरिटी की? प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। अच्छा, अब इन टाइप्स को अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब कभी आपके बैंक के साथ डीलिंग हुई ना, तो बैंक फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप कौन सी सिक्योरिटी ऑफर करने के काबिल हैं। सबसे पहले प्लेज। प्लेज का मतलब ये होता है, अच्छा एक चीज देखिए, इन तीनों टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में कॉमन चीज पता है क्या है? जब कभी हमने 2 चीजों का कंपैरिजन करना होता है ना, पहले हमें सोचना चाहिए इनमें कॉमन चीज क्या है, फिर हम देखेंगे इनमें डिफरेंट क्या है। इन तीनों में कॉमन क्या? ये बोरोइंग है, ठीक है, लोन ले बैंक से तो फिर। और सबसे अहम चीज जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, इन तीनों के केस में कोई ना कोई लोन एग्रीमेंट तय पाएगा पार्टी के दरमियान में। लोन एग्रीमेंट हर बोरोइंग के केस में लिखा जाता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। तो एग्रीमेंट, बोरोइंग एग्रीमेंट या लोन एग्रीमेंट याद रखिए हर केस में होगा, चाहे सिक्योरिटी के तौर पे आप प्लेज रखवा रहे हैं चीजें, चाहे मॉर्गेज, चाहे चार्ज। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं आप।
प्लेज क्या है? टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है? प्लेज में मूवेबल सिक्योरिटीज बैंक के पास रखवाई जाती है। मूवेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर जो टर्म बोली जाती है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बोली जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो सकती है, और इमूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल क्या है? गाड़ी, ठीक है, इन्वेंट्री, ज्वेलरी आइटम्स वगैरह, ये मूवेबल इन्वेंट्री आइटम। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, मशीनरी में ना एक आपको एडिशनल चीज बता दूं, कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है, थोड़ा भारी होती है, थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो लैंड के साथ फिक्स हो जाती है, जो लैंड के साथ फिक्स हो जाती है। जैसे अगर आप देखें तो आप जिस बेंच पे बैठे हो ना, इसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, नहीं उतर सकती है फिर, लेकिन नॉर्मली अब ये जब तक इसके साथ लगी हुई है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल की डेफिनेशन में आएगी, बैंक इसको इमूवेबल कंसीडर करेगा, ठीक है। तो बहरहाल प्रॉपर्टी की दो टाइप, मूवेबल और इमूवेबल, ये बात समझ आ गई आपको। अकाउंटेंट क्या एसेट्स की क्लासिफिकेशन करता है? करंट और नॉन करंट। बैंक और लॉयर्स ये क्या क्लासिफिकेशन करते हैं? इन्होंने करंट नॉन करंट नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने क्या पढ़ा? मूवेबल और इमूवेबल। तो हमारी जो डिस्कशन होगी ना वो मूवेबल और इमूवेबल होगी। बहरहाल जनरली मूवेबल करंट एसेट्स होती हैं, इमूवेबल नॉन करंट एसेट, ठीक है, लेकिन टर्म्स में फर्क है, आपने यहाँ पे करंट नॉन करंट की टर्म यूज नहीं करनी, मूवेबल और इमूवेबल की। प्लेज में क्या होता है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाके बैंक के हवाले कर दी जाती है, फिजिकल पोजेशन बैंक की होती है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी मूवेबल है, पोजेशन किसकी पोजेशन में होती है चीजें? लैंडर कौन होता है? लैंडर मीन सेंडर, जिसने लोन दिया हो, और जिसने लोन लिया हो उसे क्या कहते हैं? बोरोवर। लैंडर और बोरोवर ये टर्म यूज होंगी, आपने बड़े ध्यान से इनमें फर्क ज़हन में रखना है। जब कभी बैंक का केस आएगा तो बैंक क्या होगा? लैंडर या बोरोवर? बैंक हमेशा बैंकर लैंडर होगा, बैंकर हमेशा लैंडर होगा, वो लोन दे रहा होगा। तो प्लेज में मूवेबल आइटम्स होती हैं जो बैंकर या लैंडर की पोजीशन में चली जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है? इन्वेंट्री। जब आप बैंक से लोन लें और बदले में इन्वेंट्री बैंक के हवाले कर दें, इसे क्या कहते हैं? प्लेज, ठीक है। हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है, ये अक्सर जब बैंक से लोन लेना हो तो जो चीनी की बोरियां होती हैं ये बैंकर की कस्टडी में दे देती हैं और बदले में लोन लेती है। फिर जैसे जैसे रीपे कर लेते हैं बैंक इनकी इन्वेंट्री को रिलीज करता रहता है। ये प्लेज की एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल। जो लोन लिया होता है क्या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की चीज होनी चाहिए? नहीं, बैंक नॉर्मली मार्जिन रखता है 20, 25%, 30%, वो डिपेंड करता है सिक्योरिटी के रिस्क पे। शेयर की प्राइसेस नॉर्मली ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, शेयर सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएंगे, प्लेज करवाएंगे ना तो बैंक अपना मार्जिन ज्यादा रखता है। गोल्ड में इतनी ज्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि नॉर्मली प्राइसेस इंक्रीज ही हो रही थी, उसमें भी बैंक मार्जिन रखता है, लेकिन कम, शायद 10% रखेगा, लेकिन बैंक हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन रखता है, कंफर्म है ये बात। वो 20% से लेकर 30% के दरमियान में होता है ऑन एवरेज। तो अगर आप 1 लाख का लोन लेंगे ना बैंक से, बैंक आपसे कहेगा 1,20,000 की सिक्योरिटी मेरे पास रखवाएं, ठीक है। तो ये अच्छा, हमारी कॉमन डे लाइफ में भी हम मॉर्टगेज की, सॉरी, प्लेज की एक एग्जांपल देखते हैं। अगर बैंक के पास कोई ज्वेलरी रखवा के लोन लिया जाए, ये कौन सी एग्जांपल होगी? प्लेज। प्लेज, ये क्या होगी? प्लेज। प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी किसकी पोजीशन में चली जाती है? लैंडर यानी बैंक के। ये क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। मॉर्टगेज, प्लेज है मूवेबल और मॉर्टगेज है इमूवेबल, यानी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। इमूवेबल है तो ये 100% श्योर है कि ये लैंडर की पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, क्योंकि कोई अपना घर उठा के तो बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दे सकता, घर तो उधर ही रहेगा। तो टाइप ऑफ मॉर्टगेज में कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है? इमूवेबल। और इसमें पोजीशन किसकी रहती है? बोरोवर की। इसीलिए बोरोवर मॉर्टगेज में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है प्लेज की निस्बत, क्योंकि प्लेज में वो जो एसेट बैंक के हैंडओवर कर देता, अब इस एसेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि मॉर्टगेज के केस में वो उस एसेट को इस्तेमाल भी कर सकता है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह।
अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जब जिस एसेट को मॉर्गेज करवाया जा रहा है जब वो बोरोअर की पोजेशन में ही है तो बैंक कैसे सिक्योर हुआ? उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, ये ट्रांसफर किए जाते हैं लेंडर को। टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं लेंडर को। यहाँ पे एक चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो मालिकाना हकूक, आम ज़बान में जिसे आप कहते हैं रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द वगैरह, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि आप किसी घर के मालिक हैं। आपने जब कभी घर सेल करना होगा ना, कोई प्रॉपर्टी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बगैर घर सेल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये कि जब हम कहते हैं ना कि मॉर्गेज में टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक को ट्रांसफर होते हैं, जब हम कहते हैं मॉर्गेज में टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक को ट्रांसफर होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर बैंक के नाम पे लगा देते हैं। नहीं, घर हमारे नाम पे ही होता है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स में भी यही होता है कि हमारा नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर। हम सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके ये बैंक के हवाले कर देते हैं। ये है ट्रांसफर का मतलब। क्योंकि जब कोई चीज किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे ना, वो फिर सिक्योरिटी नहीं रहती, वो फिर सेल हो जाती है। वो तो सेल हो जाती है जब ओनरशिप, तो इसमें किसी में भी ओनरशिप चेंज नहीं होती, ओनरशिप चेंज नहीं होती। तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, जब टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो बैंक कैसे सिक्योर्ड रहता है भला? क्यों सिक्योर्ड? क्योंकि अब अगर आप चाहें भी तो बैंक की इजाजत के बगैर इसको सेल नहीं कर सकते। बैंक की इजाजत के बगैर उसको सेल नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट समझ आया? लेकिन याद रखिए, मॉर्गेज में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इसको कमीशन के पास एंट्री नहीं इसकी करवाई जा रही। कमीशन के पास, रजिस्ट्रार के पास इसकी एंट्री नहीं कर, फिलहाल टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इसको कहीं पे रजिस्टर, फिलहाल ये टाइटल डॉक्यूमेंट काफी होते हैं। वैसे आगे चल के हम प्रवीण पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, फिलहाल रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं सोचना। मॉर्गेज क्लियर हो गया? प्लेज और मॉर्गेज में बेसिक डिफरेंस क्या है? मूवेबल, इमूवेबल। पोजेशन प्लेज में बैंक के पास चली जाएगी, लेंडर के पास, मॉर्गेज में बोरोअर के पास। अब आते हैं चार्ज। चार्ज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? पोजेशन और टाइटल डॉक्यूमेंट्स दोनों ही नहीं बोरोअर लेंडर के पास आते। अब सोचें, फिर लेंडर कैसे सिक्योर होता है? भाई लेंडर सबसे ज्यादा सिक्योर किस पोजीशन में होता है? जब प्लेज में, उससे कम मॉर्गेज, क्योंकि मॉर्गेज में एसेट उसके पास, लेकिन उससे तसल्ली एसेट जाता कहीं नहीं है, जाता कहीं नहीं। इसमें दोनों चीजें नहीं है चार्ज पे। तो ये सिक्योरिटी की नेचर के लिहाज से सोचे तो लगता है ये सबसे वीक सिक्योरिटी है, किसी हद तक है भी वीक सिक्योरिटी, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी की टाइप यूज की जाती है वो चार्ज ही है। तो क्वेश्चन यह है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जो इसमें ना पोजेशन जा रही है ना टाइटल, लेकिन फिर भी ये ज्यादा यूज की जाती है? उसकी रीजन ये है कि इसमें एससीसीपी इन्वॉल्व हो जाता है। एससीसीपी ये कहता है कि आपका जब एग्रीमेंट हो गया ना, लोन एग्रीमेंट कंपनी के साथ, तो आपने उस लोन एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन मेरे पास भी करवा दें, उस लोन एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन मेरे पास भी करवा दे। कमीशन के पास या रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा क्या होगा? क्योंकि वो ये कहता है कि देखिए, कमीशन कहता है मैं कंपनी का रेगुलेटर हूं, कंपनी जितनी मेरी बात मानेगी ना उतनी शायद किसी और की बात ना माने, तो मैं तो कंपनी का बाइंडिंग का पार्टनर भी इशू करवा सकता हूं। इसीलिए अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा ली तो एक तरह से समझाने के लिए कह रहा हूं, असल में ये लफ्ज या कंसेप्ट कहीं यूज नहीं हुआ लॉ में, समझाने के लिए कह रहा हूं। कमीशन कहता है एक तरह से मैं गारंटर बन जाऊंगा कि जब कभी कोई भी सेल करने की बारी आएगी तो मैं इंश्योर करूंगा कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो। और एक दूसरी, अच्छा बात पता है क्या, बैंक वाले खुद कहते हैं, बैंक वाले के पास जाए ना, सर प्लेज कर ले, कहते हैं ना, सर मॉर्गेज कर ले, कहते हैं नहीं, चार्ज पे राजी हो जाते हैं। बल्कि अब ज्यादातर जो है वो चार्ज ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे चलता है। प्लेज और मॉर्गेज समझ आ गया ना आपको? चले इसको हम अलग कर देते हैं। बैंक चार्ज को क्यों पसंद करते हैं?
प्लेज में बैंक को मसला पता क्या होता है, गैस करिए। सेफ तो है, ये सामान रखना पड़ेगा, कस्टडी कर, और बाज़ औक़ात कंपनी वाले आगे लड़ते हैं कि आपने हमारा सामान सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, ये खराब हो गया, अब इसका नुकसान आप भरेंगे। हमारे चावल रखवाए थे, बारिश आई, अब वो चावल सारे गीले हो गए, किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, ये इसी तरह की दूसरी प्रोडक्ट। तो इस तरह की सिचुएशन को फिर बैंक अवॉइड करने की कोशिश करता है। मॉर्टगेज को क्यों बैंक डिस्करेज करता है? मॉर्टगेज में बारोअर एक बैंक के साथ एक तरीका वारदात लगाता है। बैंक को जेन्युइन कागज दे देगा और फिर जाके पटवारी के पास 5,000 रुपया उसे देगा, उससे कहेगा मैं वापस आ रहा था और रास्ते में डाकू आए, जो कुछ था मेरे से छीन के ले गए, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, मुझे बराए मेहरबानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करें। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करवा के किसी दूसरे बैंक के पास चला जाएगा। तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है। आपने अक्सर शायद प्रैक्टिकली सुना भी होगा कि एक एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कई लोगों से लोन लिया हुआ है। तो बैंक इसको भी ये थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन कमीशन के पास ये रिस्क नहीं होता, क्योंकि कमीशन के पास अगर आप कभी जाए ना कभी आर्टिकल्स में, तो कमीशन के पास एक कंपनी का स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी उसने लोन लिए होते हैं सबका रिकॉर्ड होता है। आप उससे पूछ सकते हैं एज ऑन टुडे कंपनी की किस प्रॉपर्टी पे किस किस बैंक का चार्ज रजिस्टर है, कमीशन आपको बताएगा, रजिस्ट्रार बताता है। तो फीस होती है, पैसे लेके से मुराद फीस होती है, उसकी कुछ फीस लेके वो ये रिपोर्ट दे देता है और वो अप टू डेट रिपोर्ट होती है। उसमें ये डुप्लीकेशन का या ये कि जी एक बैंक को पता है और दूसरे बैंक को नहीं पता कि इस सिक्योरिटी को कहीं और पे रजिस्टर किसी और बैंक से लोन लिया कि नहीं, ये रिस्क खत्म हो जाता है सब। इसीलिए चार्ज को ज्यादा बेहतर कंसीडर किया जाता है। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी चार्ज में क्या है, मूवेबल एंड इमूवेबल। यानी इसका मतलब है आपने चार्ज क्रिएट करना है तो आप इन्वेंट्री पे भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, और मजे की बात इवन डेटर्स पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। डेटर पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब पता है क्या है कि डेटर से राइट टू रिसीव कैश बैंक का हो जाएगा। लेकिन जब आप कंपनी डिफॉल्ट करेगी तब, जब कंपनी डिफॉल्ट करे ना, तो फिर अगर डेटर्स पे चार्ज क्रिएट करवाया हो तो डेटर से जो पैसे रिसीव करने हैं ये कौन करेगा, बैंक रिसीव करेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ आई। अच्छा, अब आपको एक चीज बता दूं, पहले ये रिक्वायरमेंट होती थी कि कुछ सिक्योरिटी को रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है, कुछ को लाजमी होता था। लेकिन अब प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि बजाय ये कि सिक्योरिटी को अपने 2-2, 3-3 जगह पे जाके रजिस्टर करवाना हो, हर तरह की सिक्योरिटी को कमीशन के पास रजिस्टर करवा लें। तो अब जो आज के दिन की रिक्वायरमेंट है ना, वो पता है क्या है कि चाहे प्लेज हो, चाहे चार्ज हो, चाहे मॉर्टगेज हो, हर तरह की सिक्योरिटी अगर कंपनी ले रही है, कंपनी लोन ले रही है, तो हर तरह की सिक्योरिटी को कमीशन के पास रजिस्टर करवाना लाजमी है, ताकि कोई भी इसमें कंपनी भी सिक्योर है, बैंक भी सिक्योर है, लेंडर ज्यादा सिक्योर है। उसे पता है कि इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट मल्टीपल लोन नहीं लिए गए। चार्ज समझ आ गया क्या है? चार्ज मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे होता है। इसकी पोजीशन किसके पास होगी? borrower के पास। एग्जांपल्स क्या है? लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स, लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, एंड करंट एसेट्स, यानी और भी करंट एसेट्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री भी हो सकती है। तीनों में फर्क समझ आ गया? किन तीनों में? प्लेज, मॉर्टगेज और चार्ज। अब चार्ज के आगे दो टाइप्स हैं, एक है फ्लोटिंग चार्ज, एक है फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज बाय नेचर मॉर्टगेज जैसा है, लेकिन बहरहाल चले छोड़े, उसको मिक्स नहीं करते। चार्ज की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपने एग्जांपल से खुद कंसेप्ट निकालना है, क्योंकि शायद मैं इसका डिफरेंस अल्फाज में बताना चाहूं ना कि फ्लोटिंग या मैं शायद सही तरीके से ना बता सकूं। एग्जांपल क्लियर करेगी। बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा सिक्योरिटी के तौर पे क्या है? हमने कहा चार्ज रजिस्टर करवाएंगे आपकी फेवर में, बैंक की फेवर में। रजिस्टर किसके पास करवाएंगे? कमीशन के पास। ठीक है, और कमीशन का सब जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास, बेसिकली रजिस्ट्रार भी कमीशन के अंडर होता है। बैंक ने कहा ठीक है, बताइए किस प्रॉपर्टी पे? हमने कहा हमारी कंपनी के जितने भी लैंड है
पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लैंड है सब पे चार्ज क्रिएट करवाते हैं आपका। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो जितनी भी लैंड होगी सारी, उसमें से कोई भी लैंड सेल करके, कराची वाले भी, लाहौर वाले भी, फैसलाबाद वाले भी, बैंक अपने पैसे रिकवर करवा सकता है। ओन ऑल प्रॉपर्टी या ओन ऑल लैंड ऑफ कंपनी इन पाकिस्तान, पूरी की पूरी कैटेगरी पे चार्ज क्रिएट कर। एक ही ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है, बैंक वाले ने कहा सिक्योरिटी क्या हो, हम उसे कहेंगे वो जो 50C फैसल टाउन में ये बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये इसमें हम आपका चार्ज क्रिएट करवाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवाया गया है। अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, बैंक सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे रिकवर करवा सकता है, बाकी को नहीं करवा सकता। तो बताइए, पहले वाला जिसमें इंटायर क्लास ऑफ एसेट, इंटायर अंडरटेकिंग, इंटायर क्लास ऑफ एसेट पे चार्ज क्रिएट कराया गया था, ये कौन सी टाइप है, फ्लोटिंग चार्ज। और जिसमें सिंगल प्रॉपर्टी थी, फिक्स चार्ज। स्पेसिफाई किया हुआ था हमने प्रॉपर्टी कौन सी है, किस जगह पे है, यानी फिक्स चार्ज में प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइएबल है। कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइएबल है, फ्लोटिंग चार्ज में जहां पे भी जो भी है। स्पेसिफिकली फ्लोटिंग चार्ज की प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है। जब डिफॉल्ट हुआ तो जो प्रॉपर्टी जगह पे है वही समझी जाएगी अंडर चार्ज है। अच्छा, आप सोच के बताइए, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप गलत बताएंगे। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, कौन सी ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी? कितनों का ख्याल है फिक्स्ड, कितनों का ख्याल है फ्लोटिंग? फिक्स्ड वाले ठीक है। उसकी रीजन पता है, बज़ाहिर ये लगता है कि फ्लोटिंग में तो सारे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी कवर हो गई और फिक्स में सिर्फ एक प्रॉपर्टी। देखिए, इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर आपने 100 मिलियन का लोन लिया है और 200 मिलियन की एक प्रॉपर्टी हो या 200 मिलियन की 10 प्रॉपर्टी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर लोन 100 मिलियन का है तो 200 मिलियन की प्रॉपर्टी में भी आप उतना ही सिक्योर है, 1000 मिलियन में भी उतना सिक्योर, आपका अमाउंट तो कवर हो गई ना। अच्छा, कंसेप्ट ये नहीं है कि 100 का लोन दे के 1000 मिलियन की सिक्योरिटी रखी ना, तो जब वो डिफॉल्ट करेगा तो बेच के 1000 का 1000 पास रख लेंगे। बैंक कितना रखेगा पास? रखेगा 100। 200 मिलियन की प्रॉपर्टी में भी 100 ही रखेगा, 1000 मिलियन की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे उसमें भी 100 मिलियन ही रखेगा। तो ये जरूरी है कि अमाउंट बोरोइंग से ज्यादा हो। अब ज्यादा है तो 150 भी कभी वही हिसाब है जो 1500 का है। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। चले यूं समझे, थोड़ा सा बैंक ज्यादा सिक्योर फील करेगा अगर ज्यादा सिक्योर, मैं एग्री करता हूं। लेकिन एक और फर्क है, वो क्या? फ्लोटिंग चार्ज में, यानी जब हम कहते हैं ना ऑल, स्पेसिफाई नहीं करते कौन सी सिक्योरिटी, तो बारोर के पास राइट होता है, वो चाहे तो कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। जब फ्लोटिंग चार्ज होता है ना, फ्लोटिंग चार्ज को फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग का मतलब क्या है? जो चीज तैर रही हो। कभी अगर देखें ना आप, समंदर की लहरों पर कोई चीज तैर रही हो, वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी ऐसे चलती है। तो फ्लोटिंग चार्ज का भी यही मतलब। जब आप कह देते हैं ना ऑल प्रॉपर्टी, तो आप जब चाहे, अब मुझे ये बताइए, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया ऑल प्रॉपर्टी, ऑल लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ कंपनी इन पाकिस्तान, एग्रीमेंट हो गया। सोच के बताना है, एग्रीमेंट होने के बाद आपने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी, इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? फ्लोटिंग है तो ये ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ गई, क्योंकि आपने चार्ज में क्या लिखा था? ऑल प्रॉपर्टी। और अगर फिक्स्ड है तो फिर नहीं आए। इसी तरीके से अगर फ्लोटिंग चार्ज में जो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ जाएगी, तो फ्लोटिंग चार्ज में जो प्रॉपर्टी बेचेंगे वो ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल भी जाएगी, ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल। तो फ्लोटिंग चार्ज में जो सिक्योर्ड अमाउंट होती है ना, जो सिक्योरिटी की वैल्यू, वो कभी इंक्रीज हो रही होती है। अगर प्रॉपर्टीज खरीदते जाएं तो इंक्रीज होती जाएगी और बेचते जाएं डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। और बैंक कहाँ कभी खुशी कभी गम। तो बैंक को इंक्रीज पे इतनी खुशी नहीं होती, डिक्रीज पे जितना ज्यादा गम होता है। इसीलिए बैंक जो फ्लोटिंग चार्ज है इसको एक गुड सिक्योरिटी नहीं समझते, फिक्स चार्ज का गुड, क्योंकि फिक्स चार्ज वाली चीज को आप बैंक की इजाजत के बगैर नहीं बेच सकते। फ्लोटिंग चार्ज वाली चीजों को बैंक की इजाजत के बगैर आप बेच सकते हैं, फिक्स को नहीं बेच सकते। फ्लोटिंग चार्ज में नई चीज खरीदेंगे ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ गई, और जो चीज बेचेंगे वो ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल गई। लेकिन फिक्स चार्ज में
आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं जिसमें फिक्स चार्ज क्रिएट किया हुआ है, जब तक बैंक की इजाजत नहीं लेंगे बेच नहीं सकते, कमीशन नहीं बेचने देगा आपको। भाई फिक्स और फ्लोटिंग में समझ आया फर्क? फिक्स पे क्या कह रहा है? ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट, यानी प्रॉपर्टी है तो बताना पड़ेगा किस शहर में है, किस इलाके में है, कितना एरिया है इसका। और फ्लोटिंग क्या होता है? ऑन एंटायर क्लास ऑफ एसेट, या इसको अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट। याद है अंडरटेकिंग का टर्म हमने पहले पढ़ी है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट और क्लास ऑफ एसेट, समझ आ गई फर्क? दूसरा फिक्स प्रेजेंट एसेट भी है, जबकि फ्लोटिंग प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। फ्यूचर एसेट से क्या मुराद है? जो नया एसेट खरीदेंगे वो भी अंडर चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें नया एसेट ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज नहीं आएगा क्योंकि आपने सिक्योरिटी पे लिखवाया होगा, आइडेंटिफाइबल है। कंपनी कैन नॉट डिस्पोज, फिक्स चार्ज में जो प्रॉपर्टी है कंपनी अगर चाहे तो उसको डिस्पोज नहीं कर सकती, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी डिस्पोज कर सकती है, ठीक है। और न्यू एसेट ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ जाएंगे। चूंकि बैंक को भी ये रिस्क होता है कि यार ये ना हो मैं फ्लोटिंग चार्ज रजिस्टर करवाऊं और कंपनी सारे एसेट ही बेच दे, तो बैंक एहतियातन एक एग्रीमेंट में लाइन ऐड करवा देता है कि आप फ्लोटिंग चार्ज के एसेट जब चाहें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इंश्योर करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एसेट 120 मिलियन से कम के ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर 120, क्योंकि बैंक इजाजत भी दे रहा है, कम ज्यादा होता रहे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कह रहा है मिनिमम इतने हो, इससे कम ना हो, वरना आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और लास्ट कंसेप्ट प्रायोरिटी, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप होते में आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके एसेट्स को बेच के लोन को रीपे किया जाता है, लोन को रीपे किया जाता है। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपको 3-4 तरह के लोन बताता हूं। एक आपने बताना है सबसे पहले कौन सा लोन पे होगा, फिर कौन सा। एक अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा सिक्योर्ड लोन थ्रू फिक्स्ड चार्ज, तीसरा सिक्योर्ड लोन थ्रू फ्लोटिंग चार्ज। सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? फिक्स चार्ज की। जो पहला सिक्योरिटी पे राइड होता है वो फिक्स चार्ज वाले का, उसको पेमेंट हो जाएगी सारी, फिर जो पैसे बचेंगे फ्लोटिंग चार्ज वालों को जाएंगे, और फिर जो पैसे बचेंगे अनसिक्योर्ड। लाइक टर्म यूज कहता है हम ये नहीं कहते कि अनसिक्योर्ड पेएबल नहीं है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है कंपनी की, पेएबल है, लेकिन इनकी बारी बाद में आएगी, इनकी बारी बाद में आएगी। एक आई के आपने सीफैप लेवल की केस स्टडी थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और फ्लोटिंग चार्ज एग्रीमेंट में तय पाया कि फ्लोटिंग चार्ज रजिस्टर करवाया जाएगा कमीशन के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लोटिंग चार्ज कमीशन के पास से रजिस्टर करवाना भूल गए, लॉयर भूल गया, कंपनी ने भी फॉलोअप नहीं किया, बैंक ने भी फॉलोअप नहीं किया, कंपनी डिफॉल्ट कर गई। अब बताइए इस बैंक को पेमेंट होगी कि नहीं? इसका जवाब था पेमेंट होगी, लेकिन पहले सिक्योर डेट पेमेंट होंगे, उसके बाद कुछ समझ आई भैया? अभी तक जितनी डिस्कशन हुई सारी समझ आ गई? अगर सारी समझ आ गई तो एक और कंसेप्ट प्रैक्टिकल पॉइंट है, अगर आप कहें तो समझा दूं। जिस तरह फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में प्रायोरिटी किसको दी जाती है वाइंडिंग अप में, उसी तरह ना फर्दर प्रायोरिटीज भी होती है। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर भी कुछ प्रायोरिटी है। एक चार्ज रजिस्टर हुआ 10 अप्रैल को, दूसरा चार्ज रजिस्टर हुआ 20 अप्रैल को, पहले पेमेंट किसको? 10 अप्रैल। दूसरी पेमेंट इस पे भी आई केस स्टडी सुनने, फिर उसने कहा लोन दिया गया 10 अप्रैल को, एक लोन दिया गया 10 अप्रैल को, एक लोन दिया गया 10 मई को, पहले कमीशन के पास रजिस्टर हो गया 10 मई वाला, बाद में रजिस्टर हुआ 10 अप्रैल वाला, कंपनी वाइंड अप हुई, पहले कौन सा लोन रिपे होगा? 10 मई वाला। कमीशन ये कहता है मैं तब देखूंगा मेरे पास कौन आया और कब आया, जो मेरे पास आके पहले रजिस्ट्रेशन करवा गया मैं उसका राइट समझूंगा, ठीक है। जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई या लेट करवाई उसको उस लिहाज से क्यू में रखेंगे। तो ये समझ आया आपको? फिक्स और फ्लोटिंग ये असल में होता है जब रीपेमेंट की बारी आई ना, तब अहमियत का पता चलता है फिक्स चार्ज कितना अहम था, फ्लोटिंग चार्ज कितना अहम था। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आज की आपकी होम असाइनमेंट कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और याद करना है। ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 3 चैप्टर 7 के। क्लियर? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।